हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लास रिव्यू। आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं मित्रों। हम जानते हैं कि प्रतिदिन रात के 9 बजे हम क्लास करवाते हैं, ठीक है। तो आज भी क्लास चल रही है। मैंने कैमरा ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन हम क्लास करवाते हैं रात के 9 बजे, ठीक है। 9 PM में क्लास होती है प्रतिदिन। तो आप जोड़ना ना भूले। 10th क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करवाते हैं। प्रत्येक वीडियो के लास्ट में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो हमने लेसन 1 का हमने एक वीडियो करवाया, दूसरा वीडियो करवाया और तीसरा वीडियो है विभिन्न। हमने आपको बतलाया था, कहा था विभिन्न तरह के गेस्ट पेपर से हम प्रैक्टिस करवाएंगे एक चैप्टर का, है ना। मेरे पास जो भी 7-8 गेस्ट पेपर हैं और 10 पेपर है ना, जो भी किताब बुक लॉन्च होती है बाजार में वो मेरे पास अवेलेबल है ना। बाद में जो आप लोगों को बेचने के लिए आपके कोचिंग संस्थान या फिर दुकान पर आएगा और जो आप खरीदते हैं वो सब मेरे पास अवेलेबल है। तो हम उससे हम आपको पहले ही प्रैक्टिस करवा लेते हैं। जब आप किताब कहीं भी लीजिएगा तो आप तो बिल्कुल जानते रहिएगा, है ना। बहुत ही सहूलियत होगा और प्रत्येक चैप्टर के हम इसी तरह से करवाएंगे। लगभग मैं जानता हूँ कि सोशल साइंस में लगभग 42 से 45 चैप्टर है। मैं सारा का सारा मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो में बने रहिए। इसलिए मैं शुरुआती दौर से ही मैं स्टार्ट कर दिए हैं। बाद में टाइम कभी मिले या ना मिले, है ना। इस वक्त 10th क्लास का फेयरवेल भी हो गया है, आपके जो पुराने दोस्त हैं, और 12th क्लास के फेयरवेल तभी थोड़ा सा फ्री है ना। इसलिए मैं प्रैक्टिस अभी करा दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग जोड़ना ना भूले, ठीक है ना। बाद में टाइम मिले या ना मिले इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से जुड़े रहे हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लासेज होंगे। तो देखिए आज जो है ना इस किताब से करवाई जा रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव गाइड जो दिया गया है ना, तो इससे करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बार बार उसी चैप्टर के रिपीट होने से मैं जानता हूँ किसी का अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल एकदम थोथ होते हैं, उनको दिमाग में धंसता नहीं है जल्दी। इसलिए बार बार रिपीट होगा, उनके नजरों के सामने आएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। और जो जानते हैं, जिनका याद हो चुका है, उनका और अस्थायी हो जाएगा और काफी दिन तक चलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप क्लास को जरूर करें, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी चीज को आप जितना बार आप देखिएगा उतना ही याद होगा, है ना। जितना बार आपकी आंखें के सामने आएगा उतना ही परमानेंट हो जाता है, स्थायी होता है। जैसे एप्पल मैंने से आपको नींद वाले में पूछेगा तो कोई ऐसा नहीं कि अपना बता पाइएगा, क्योंकि परमानेंट हो गया है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन परमानेंट हो जानी चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इतना, ठीक है। एक वीडियो और लेसन 1 का आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरा चल जाएंगे ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए लोकतंत्र में सतह की जो साझेदारी है उससे क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है ना। तो आज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक रहेगा, लेकिन फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए तब तक, ठीक है। तो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं, बतलाइए जल्दी। कौन जो है से इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि कट नहीं पाए। निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो अब जो है ना स्पीड बहुत ज्यादा होगा, है ना। कम ही समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा कि समय दीजिए कमेंट करने का, तो उतना तो टाइम है नहीं। खैर अगर उतना देर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाए जेड, पहला का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी भी थे, किंग मार्टिन लूथर किंग भी थे, ओलंपिक धावक टॉमस भी थे, जॉन कॉलेज भी थे, नॉर्मन पीटर भी थे, नेल्सन मंडेला भी थे, लेकिन जेड नहीं था, ठीक है। आप इसके आंसर पर ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है ना। गाइड में अक्सर क्वेश्चन जो है गलत आंसर टाइप हो जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, निम्नलिखित व्यक्ति में कौन ईसाई बहुल देश है, ठीक है ना। उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड, मतलब ये तो देखिए ना यहाँ तो सब में है, उत्तर आयरलैंड और नीदरलैंड सब में क्या है, ईसाई बहुल देश है, ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप, सामाजिक विभाजन के निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति है, ठीक है ना। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है, बताइएगा। जाति, धर्म, लिंग, उपयुक्त में से सभी। सामाजिक विभाजन निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तियां हैं। जाति भी हो सकती है, धर्म भी हो सकती है, लिंग भी हो सकती है ना, सब। अगर मान लेकिन में से सभी नहीं दिया रहता, अगर जन्म रहता तो फिर जन्म पर टिक मारते हैं, और अगर जन्म नहीं दिया हुआ है और 2-3 चीज दिया और सभी है तो सभी पर टिक मारेंगे।
समझ गए बात के? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। कैमरा के तब तक इधर कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब दे। सामाजिक विभाजन के विकसित में से ये तो हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही जवाब है चौथा का ग ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार किसमें दिया गया है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार फंडामेंटल राइट तो आप जानबे करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो 15, 17, 19, 21 ये कैसे हो सकता है? स्वतंत्रता का, अच्छा बोल दिया स्वतंत्रता का ना। ठीक है, स्वतंत्रता का दिया है तो अनुच्छेद 19। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन तो नहीं हुआ ना यार, देखो से तो कहीं वही तो मैं भी बोल रहा था। पांचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता हो, मतलब निषेध किया गया है? तभी हमने तुरंत बतलाया है ना, अनुच्छेद 15। ठीक है, पांचवा का ऑप्शन छठा नंबर क्वेश्चन। वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप क्या है? वर्ण व्यवस्था का तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। ठीक है ना, इसी 4 जातियों से अब जो है ना 3000 जातियां और उपजातियां बन गई है। ठीक है ना, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 जातियां, जिसको द्विज जाति भी कहा जाता है। सवर्ण जाति कहा जाता है ब्राह्मण को, और द्विज जाति भी कहा जाता है ब्राह्मण को, है ना। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। सामाजिक भाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? बताइए, सामाजिक भाजनों को संभालने के संदर्भ में से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? बताइए भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कौन लागू नहीं होता है? क्या लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर ही पड़ती है? अच्छा, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। मतलब कौन सा सही जवाब है? तो पहला बात क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता को चलते, अच्छा कुछ ही बोल रहा है, लागू नहीं होता है, मतलब कौन गलत है? सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? कौन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता, ये बात बोलना है। सामाजिक विभाजन के संदर्भ में, संभालने के संदर्भ में कौन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है। तो देखिए भाई, राजनीतिक प्रतिद्वंदता अगर होती है तो सामाजिक जो विभाजन होगा ना, तो राजनीति पर भी कुछ पड़ सकती है। ठीक है ना, बाकी और ऑप्शन देखते हैं। लोकतंत्र विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना असंभव है। हाँ, ये भी संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, ये बात गलत है ना। तो कौन लागू नहीं होता है? तो घ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये तो क्वेश्चन करवाए ही थे, लेकिन आप लोग ना किसका ख आंसर देख के आप ख उत्तर दे रहे थे। इसलिए कहते हैं कि आप गेस पेपर पे विश्वास मत कीजिए, गेस उतना ना है बेस। ठीक है ना, जो बच्चा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर धैर्य के साथ अगर जितना क्लास करवा रहे हैं अगर कर लेता है, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि वो व्यक्ति हमारे सब्जेक्ट में 80 में 80 नंबर लान के दिखाएगा। ठीक है ना, बाकी तो प्रैक्टिकल पर निर्भर करती है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कितने लोग तो होता है कि बार बार गैस वाला करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं, अरे खा सर एक मार दे अपना। ठीक है ना, ऐसे लोग कर देता है। अरे भाई अपना समझिए, समझ विकसित कीजिए ना, समझ। आंसर आपको याद रहने से क्या फायदा? खा तो खा तो है भी नहीं, ये भी गलती बात है, ये आंसर गलत दिया है, घ होना चाहिए था। ठीक है ना, तो आप आंख मूंद के विश्वास करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। अब देखिए कथन वाला बात है, आप इस पर गौर कीजिए
वही बतला दिया था ना, आप जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है। सांप्रदायिकता जैसे ही आया था धर्म पर हो जाएगा, तो एक धर्म दूसरे धर्म से क्या श्रेष्ठ है, का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 9वां नंबर क्वेश्चन, 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी बताइए। 1961 ईस्वी मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी। अब देखो ना, मुंबई में मराठियों की संख्या तो 1961 में 34% है ना, ये तो शायद हम आपको लिखवाए थे ना, आप कमेंट करके बताइए क्या था। हमको लगता है ना 34% ही लिखवाए थे आपको, ठीक है। 9वां का ऑप्शन सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दे, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। देखिए भाई, सामाजिक अंतर अगर टकरा जाता है ना तो सामाजिक विभाजन हो सकता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की ही पहचान हो सकता है। क्या सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं ना, ये तो भाई गलत है। तो और ब दोनों सही होगा, और ब किसमें, ख में है, तो इसलिए ख सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन है। इस तरह के ना क्वेश्चन से आपका सामना होगा और इसको से ना आपको लड़ना होगा, ठीक है ना। और आप इस तरीके से क्लास छोड़कर भागिएगा तो आपको कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और व्यक्ति हमेशा जिस प्रकार से ऑफलाइन कोचिंग बदलते रहते हैं, इस कोचिंग में से उस कोचिंग, उस कोचिंग में से उस कोचिंग, और इस तरीके से पूरा उनके साल भर समय निकल जाती है और बाद में कहता है कि हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए सर, हमको अब किसी तरह से पास होना है ना। ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो धैर्य के साथ पढ़िए ना। जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में किसने कमजोर किया है, ठीक है ना। जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में किसने कमजोर किया। आर्थिक विकास क्या जाति व्यवस्था को कमजोर करेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। शिक्षा में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि, देखो जाति व्यवस्था कमजोर करेगा, हाँ कमजोर बोल रहा है ना, जाति व्यवस्था को कमजोर करना मतलब जातीयता खत्म करना। तो भाई पढ़ लिख जाएगा तो जातीयता खत्म होगा, और जो व्यक्ति धीरे धीरे अमीर हो जाएगा तो ओकरा भी जाति पाति चलता है, उतना नहीं चलता है। मान ली कि एकदम नीच जाति के अगर वो अमीर हो गया, बहुत अमीर हो गया, तो मतलब कोई उसको जाति देखेगा नहीं देखेगा, तो आर्थिक विकास भी हो जाएगा तो खत्म होगा, जाति व्यवस्था कमजोर होगी। शहरीकरण होने लगा, शहर में लोग उतना जातीयता उतना नहीं हो पाते, देहात में ज्यादा रहता है ऐसा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 के घ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, है ना, कोई आ जाता है डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। देखिए जातीय व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया, डी ऑप्शन सही है। 12वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1999 से 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा के से नीचे रहने वाले में अनुसूचित जनजाति में यानी ग्रामीण प्रतिशत कितना है। 1999 से 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजातियों ग्रामीणों का प्रतिशत कितना हो सकती है। तो देखिए इसका जो डाटा है ना 1999 से 2000 ईस्वी, इस तरह के क्वेश्चन तो कभी बिहार बोर्ड में आएगी नहीं, है ना, जीवन में कभी क्वेश्चन नहीं आएगी, है ना। इस तरीके डाटे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना हो सकता है। तो वैसे इसका उत्तर 45.8% दिया है, लेकिन आप इसको है ना कंफर्म कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ये जब ना डाटा आपको बतला देगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वां का आप आंसर कमेंट कीजिएगा कौन सा सही है, ठीक है ना। आप गूगल करके बतलाइएगा कि 12वां कौन सा आंसर जो है सही है, ठीक है। फिर भी अगर आपको अगर नहीं आता है तो उसके बाद फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम बतला देंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो 12वां के का ऐसे दिया होगा इसमें आंसर, है ना। श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो इसको तो आपको नोट करके लिखवाए थे ना, 1956 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। 1956 ईस्वी में श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया, 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है बताइए। राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है। तो सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप है, धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणा, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता है। ग ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है आंसर दिया है, थोड़ा सा देखते हैं विचार के। राजनीतिक में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है, धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं। हालांकि थोड़ा बहुत सही हो सकती है आंसर, है ना, थोड़ा बहुत सही हो सकती है, सभी दिया है तो सभी हो सकता है ना। राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप है। सांप्रदायिकता के मतलब ऐसे होता है एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं होती है। दूसरे धर्म से क्या होता है, श्रेष्ठ मानना।
कोई परंपरागत धार्मिक अवधारणा है, ये सब क्या चीज है। हालांकि धार्मिक बात कर रही है इसलिए सांप्रदायिकता का मैं, है ना, सोच सकता हूँ कि पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं हो सकती है, धार्मिक पूर्वाग्रह भी हो सकता है। तो एक काम कीजिए आप, अगर धार्मिक पूर्वाग्रह दिया है, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं दिया है, और अगर सभी दे ही दिया है धर्म को दूसरे धर्म श्रेष्ठ मानने की मान्यता है, तो सभी पर टिक मार देंगे। और यदि सभी अगर नहीं देगा तो क्या सही उत्तर होगा, केवल ग सही होगा, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। होता है ऐसा, देखिए कंफर्म मैं करता हूँ, धार्मिक पूर्वाग्रह होता है ना, राजनीति में सांप्रदायिकता, धर्म को लेकर देख रहे हो कितना जो है से धार्मिक, मतलब कि आप हमारे धर्म के मानने वाले हैं तो लोग आग्रह करते हैं ना कि हमारा ही वोट दीजिए। परंपरागत धार्मिक अवधारणा है ना, परंपरागत लेके चलते हैं कि पहले ये धर्म मानते थे तो आप कैसे आप दूसरे को वोट दीजिएगा, हमारे वोट दीजिए, है ना, आपके दादा दादी मैंने पूर्वज सब आपको देते आए हैं, तो ये सब लेकर के होता है सांप्रदायिकता पर आधारित। तो सही हो सकता है सभी। 15वां नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है, तो बौद्ध धर्म है। ठीक है ना, श्रीलंका में कौन सा है, बौद्ध धर्म। इंग्लैंड में ईसाई धर्म है ना। प्रोटेस्टेंट रहेगा तो प्रोटेस्टेंट मार दीजिएगा, कैथोलिक रहेगा तो कैथोलिक, आमतौर पर ना प्रोटेस्टेंट रहते हैं इंग्लैंड में। हिंदू धर्म नहीं भैया, हिंदू धर्म भारत में नहीं है। ठीक है, तो का ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। श्रीलंका में कौन सा धर्म है, तो बौद्ध। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है बताइए। तो देखिए भारत में अगर कृषि क्षेत्र में महिलाओं की अगर भागीदारी की बात की जाए तो वही लगभग 40% के लगभग। ठीक है ना, 16 की आपसे। ऐसे टोटल कितने प्रतिशत भारत में है कृषि क्षेत्र में, तो लगभग वही 60%, 55% के लगभग खेती करते हैं, और बिहार में 80% लोग जनसंख्या जो है खेती पर आश्रित है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है बताइए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में कैसा लोकतंत्र है मित्रों, तो देखिए भारत में जो लोकतंत्र है ना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहते हैं जो प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाया जाता है उस देश में। तो हमारे यहाँ तो प्रतिनिधि चुना जाता है ना, जनता वोट दे देती है, प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलते हैं। ऐसा थोड़े ही किसी सभी एक जगह एकत्रित होकर के निर्णय लेते हैं देश में, नहीं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है ना, उसके बाद स्विट्जरलैंड है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है, केवल स्विट्जरलैंड को, है ना। अगला क्वेश्चन है, आमतौर में भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि एकत्रित करके भाई समस्या का सुलझाव कर सके इतना बड़ी देश में, और जनसंख्या भी ज्यादा है, कैसे आप हो सकता है, पॉसिबल नहीं। ये गांव की बात थोड़ी है, पूरे देश की बात है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यह धर्म के आधार भेदभाव की मनाही करता है, हो सकता है थोड़ा बहुत, या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं भैया, सभी लोग को भी धर्म मानने की आजादी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, अधिकार तो ऐसे है ना। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भाई अल्पसंख्यक बराबरी के नहीं है, अगर अल्पसंख्यक धार्मिक लोग हैं तो उसको और ज्यादा मान्यता है, और ज्यादा उसका छूट है, ज्यादा अगर धर्म मानने वाले लोग हैं तो उसका थोड़ा कम रहती है ना। तो हालांकि सभी लोगों को भी धर्म मानने की आजादी देता है, ग ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। ठीक है ना, ये भी कम सही नहीं है, धर्म के आधार भेदभाव की मनाही करता है, लेकिन अब सरकार जो है ऐसे थोड़े कहती है, अब सरकार खुद धार्मिक बात करने लगती है जब चुनाव आता है तो वैसे सभी लोगों को भी धर्म मानने की आजादी देता है, संविधान कहती है अनुच्छेद 25 नंबर में, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, तो इसलिए ग ऑप्शन ही सही मारेंगे भले ही कह दिया हो। 20वां नंबर क्वेश्चन, 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति को निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा है, तो सवर्ण जातियों का रहा है, तो हम नोट करके लिखवाए हैं तो इस बात को, सवर्ण जातियों का रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर नहीं भाई, समाज द्वारा स्त्रियों को पुरुषों को दी गई समान भूमिका है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है,
तो भारत में समाज सुधार में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तो ज्योतिराव फुले भी हैं, महात्मा गांधी भी, भीमराव अम्बेडकर भी, मतलब सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करवाई गई है। अब मैं करता हूँ गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड, जो मोटका गाइड आता है ना बीबीडी टाइप के, उसमें से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है हम प्रत्येक से ना टच कर जाऊंगा, आप चिंता न लीजिए, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ लागू है? बताइए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था भी हमने जस्ट किया। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सत्ता भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यहाँ क्या हो रहा था? अल्पसंख्यकों को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास है? नहीं। बहुसंख्यक के सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा हो रही है। बहुसंख्यक कैसे उपेक्षा होगा? संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान तो नहीं दे रहा है बढ़िया से। सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। जो ज्यादा संख्या में सिंहली भाषी है ना, उसी के बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ग ऑप्शन सही है दूसरा का। समाजीय भेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या हो सकता है? तो समाजीय भेद की उत्पत्ति का जो प्रधान कारण है वो किसको माना गया है? जन्म को माना जाता है। क्वेश्चन तो किए निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये बात को आपको करवाया भी गया है, लिखवाया गया है, यूगोस्लाविया को, ठीक है ना। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मताधिकार से वंचित रखना, या स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। तो जब लैंगिक विभाजन की बात करते हुए हमने तुरंत बताया है ना, क्या बतलाया? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिका है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कौन लागू नहीं होता है? सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पड़ती है थोड़ा बहुत सही। लोकतंत्र समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव हो सकता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र सामाजिक भेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा शासन है, ये भी सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, नहीं तो बात गलत है, तो इसलिए यही सही होगा। क्या बोल रहा है? लागू नहीं होता है, तो घ ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का भाव है, ऐसा तो बात नहीं है। यह धर्म की प्रधानता है, ऐसा ही बात नहीं। यह धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, हाँ ये बात है। धार्मिक सौहार्द का भाव है, नहीं भाई ऐसा तो बात नहीं। गो ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत है, कोई भी धर्म मान सकते हैं, राज्य सरकार किसी प्रकार का रोक टोक नहीं करेगी। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन था? बताइए। रंगभेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अरे यार कहाँ से आ गया यार ये सब? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब्राहम लिंकन नहीं, नेल्सन मंडेला, अब ठीक है ना, अब्राहम लिंकन है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर रंगभेद के विरुद्ध आवाज उठाए, नेल्सन मंडेला उठाए, टॉमी स्मिथ उठाए, जॉन कार्लेस, नॉर्मन पीटर, महात्मा गांधी, ये सब रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। और इनमें से कौन सा रहेगा से आप चयन कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1960 में, 72 में, 82 में, 90 में। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 ईस्वी में। घ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक भेद उत्पन्न होता है। बताइए, बड़े लोकतांत्रिक देश में ही नहीं भाई, छोटे भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति कई पहचान होती है, हो सकती है। सामाजिक भेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यार पड़ता है यार, ये गलत बात है। सामाजिक भेद हमेशा लोकतंत्र के लिए शुभ होता है। नहीं भाई, हमेशा कैसे हो सकता है? इसलिए ना ख ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब होगा ख। अगला देखिए, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? मतलब तो आपको याद होगा 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। आपको ऐसा उत्तर मालूम है? आप चिंता न लीजिए, चूंकि है ना बार बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या हो सकता है? नारी को सशक्त बनाना, ये भी ठीक है। लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ये तो और अच्छा है। देश के सशक्त बनाना, ठीक है। देखिए सामाजिक भेद का एक अच्छा परिणाम हो सकता है लोकतंत्र को आप सशक्त बनाइए, है ना। लोकतंत्र अगर आपका सशक्त रहेगा तो आपका देश भी सही हो जाएगा, नारी भी सही हो जाएगी। 13 का खौफ से। 14 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति तो धार्मिक ही कहलाएगा ना, या फिर संप्रदाय कहलाएगा, यही ना बात हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे?
जेडपीटी नहीं थी, है ना, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सतह में साझेदारी एक सही कदम है। तो सतह में साझेदारी सही कदम क्यों रहेगा भाई? क्योंकि विविधता को बढ़ाती है। साझेदारी रहेगा तो विविधता कैसे बढ़ेगी भाई? ये फैसला लेने में देरी करती है, होती है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना जैसन थोड़े है। विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराव कम करती है। सतह में साझेदारी रहेगा तो टकराव कम करेगी, ये भी सही हो सकती है। ये देश की एकता को कमजोर करती है, तो बात गलत है। अगर सतह में साझेदारी होगी तो विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराव कम करेगी, क्योंकि साझेदारी रहेगा, मिलजुल कर रहेगा, सबके बात को ध्यान में रखा जाएगा तो टकराव तो कम होगी ना, ये जायज बात है। 16 का ग ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन, किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सर्वाधिक हो गया है? बताइए, किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सर्वाधिक हो गया है? तो सबसे ज्यादा तो जो 17वीं लोकसभा चुनाव में हो गया है ना, 78 महिला हो गई थी, पहले 61 थी, उससे पहले लगभग 58 के लगभग थे, है ना। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था भाई जी? तो देखिए 17वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था ना, वो 2019 में हुआ था। और इस बार चुनाव मतलब 18वीं लोकसभा का चुनाव कब होगी बताइए? तो 2024 में, जो कि अब 24 आ रहा है, चुनाव होगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। देखिए आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? जातिगत असमानताएं, है ना, जो जाति के आधार पर भेदभाव होती है, जो असमानताएं रहती है, कहाँ कहाँ होती है ना, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर होती है कैसे भेदभाव, वही बताना है। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय समाज पूर्ण रूप से ऊंची तथा नीची जातियों में विभाजित है ना। लोग समाज में कहता है कि ये ऊंची जाति के है, निम्न जाति के है ना, तो ऊंची नीची जाति, अगड़ी पिछड़ी जाति में, है ना, ये सब क्या है, विभाजित है। ऐसा हो गया है यार, विभाजित हो गया, ऊंची जाति नीची जाति। क्या है ये? क्या है? जातिगत असमानताएं है ना, ऊंच जाति और नीच जाति करके असमानताएं की जाती है ना, इज्जत सम्मान दिया जाता है, ये सब क्या असमानता है? जातिगत असमानता है। कैसी असमानता है? जातिगत। राजनीति में सत्ता आज भी ऊंचे जातियों के हाथ में है। किसके पास है? ऊंचे जातियों के हाथ में। आज भी जो है ना, राजनीति में ऊंचे जातियों के हाथ में है ना, जो सवर्ण जाति है। लगभग भारत के जितने ही पोस्ट है उसमें 10% व्यक्ति जो सवर्ण जाति के हैं, वह 90% से ज्यादा सीटों पर कब्जा किए हुए हैं, वही जाति के लोग हैं। और जो 90% के जो निम्न जाति के लोग हैं, वो केवल मात्र 10% से भी कम सीटों पर है। मतलब ये कैसी स्थिति है? इसलिए मैं बोलता हूँ यार, पढ़ो यार, पढ़ो, अपने अधिकार को पहचानो, समझे। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ टूल्स, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा यंत्र है, बहुत शक्तिशाली यंत्र है, जिसके द्वारा हम विश्व को बदल सकते हैं, समझे ना। शिक्षा वह शेरनी के दूध है, जितना पिएगा ना, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें। आपका टाइम जो है ना जा रहा है, एक एक टाइम का वैल्यू समझिए, ठीक है। राजनीति में सत्ता आज भी ऊंची जातियों के हाथ में है, बिल्कुल है कि नहीं। खास तौर पर दलित जातियां सत्ता में हमेशा दूर रहा है। दलित जातियां हमेशा सत्ता में, हालांकि रिजर्वेशन इनके लिए है, लेकिन उतना मतलब पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ना, समझ नहीं पाते हैं। नहीं, ये लोग तो चीनी पर इनका वोट बिक जाएगा, दारू पर इनका वोट बिक जाएगा, 200-500 में वोट बिक जाएगा, ऐसे तो करते हैं लोग। अरे क्या इन लोगों का स्थिति रहेगी यार। खासतौर पर दलित जातियों सत्ता में हमेशा दूर है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग समझ जाइए इस बात को, दलित जाति के लोग आप लोग समझिए। आप अपने आप को इस तरह से क्यों मानते हैं कि हम इस जाति के, वही जाति? अरे भाई जाति कुछ है, आपके क्या शरीर पर मोहर मारा हुआ है क्या, फलना जाति क्या, चिलना जाति क्या है ना। कवि ने कहा था, एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम में जोतता, एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम में गुद्दा, एक ही ज्योति से सब उत्पना, कौन ब्राह्मण कौन सुधा, है कि नहीं जी। तो सबका खून रक्त चमड़ा सब एक ही समान है, एक ही जगह से जन्म लेने का स्थान है, तो ये कैसे कहते हैं कि वह ब्राह्मण है और कोई शूद्र है? नहीं भाई, ये गलत बात है। आप इन सब चीजों से आप ऊपर उठिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। आप लोगों को केवल धार्मिक चीजों में आपको संलिप्त कर लिया जाता है, पूजा करते रहिए, सब चीज करते रहिए, है ना, बस
आप लोगों के सामने अगर चुनौती रखा जाए कि आपके शहर में रोड बनना चाहिए कि मंदिर बनना चाहिए, तो आप लोग क्या चुनते हैं कि मंदिर बना दे भाई। तो कैसे विकास होगा? जिसका सोचे वहीं पर है कि नहीं? दुनिया कहाँ से कहाँ चल गया और अभी आप लोग वहीं भी हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, आपको तर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि आप लोग कोई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कहते हैं कि ये लेक्चर दे रहे हैं। देखिए, लेक्चर दे रहे हैं उसका अनुकरण कीजिए, है ना। आप छोटे मोटे हम क्यों बोलेंगे, है ना, एनर्जी जाता है। जाति का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया, है कि नहीं। जो व्यक्ति जिस घर में जिस जाति में जन्म लेता है उसका वही जाति हो जाता है कि नहीं। लेकिन पहले क्या था, कर्म के आधार पर है। एक घर के अगर 4-5 को अगर लड़कन है तो कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है तो कोई वैश्य है तो कोई शूद्र है। क्योंकि पढ़े लिखे काम कर रहा है तो ब्राह्मण रहेगा, लड़ने काम कर रहा है क्षत्रिय होगा, बिजनेस से काम कर रहा है वैश्य होगा, और जो सारा वजन लिए वो काम कर रहा है, हर बैल क्या क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, क्या होगा, शूद्र होगा। तो और वही अगर शूद्र जिनके बेटा जो है अगर पढ़े लिखे वाला काम कर गया तो ब्राह्मण हो जाता है। ऐसे होता था पहले, लेकिन अब क्या है, आप चाहे जितना पढ़े लिखे व्यक्ति रहिए, अगर आप नीच जाति में जन्म लिए हैं तो आप वही जाति रहे, ठीक है ना। जिस जाति में जन्म लिए जैसा हुआ, जाति का आधार कर्म न होकर क्या हो गया, जन्म हो गया। जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हुआ है। जात पात लोग करते रहते कि नहीं, फलना जाति के है, चिलना जाति के है, अरे भाई हम ई जाति ही वो जाति ही, अरे हम है भी तो ये जाति। क्या शान से बोलते हैं ना लोग, तो आज भी जाति होता है ना जी, है ना, बोलता है लोग, क्या कीजिएगा। जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है, ये हो गया। और राजनीतिक दलों द्वारा भी टिकट का बंटवारा जाति के आधार पर ही किया जा रहा है। जाति के आधार पर हो रहा है कि फलना जाति के टिकट दे देंगे ना तो इधर से भोटवा आ जाएगा, चिलना जाति के टिकट दे देंगे ना तो इधर से भोटवा आ जाएगा। तो और आप लोग भी जो है से आप जाति के आधार पर वोट दे, अरे कर्म के आधार पर वोट दीजिए। आपको विकास चाहिए, है ना, जाति से क्या मतलब, आपको खाने पीने के लिए दे देगा थोड़े ना वो आदमी, है ना। इसलिए ना इस बात पर आप ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र सफल हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जातिगत असमानताएं आज भी जारी है कि नहीं। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि नहीं कि भारत में आज भी जातिगत असमानताएं जारी है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप बहुत जितने विद्यार्थी हैं उसको जोड़िए, आप शुरू से जोड़िएगा ना तो बहुत सारे सीख जाएंगे, ठीक है ना। बाद में फिर लोगों का पछतावा होगा। तो क्लास में ज्यादा से ज्यादा जितने विद्यार्थी हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रतिदिन क्लास रात को 9 बजे चलाई जाती है, ठीक है ना। तो आप जुड़ना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।